अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा। इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग अपने घरों में बाहिफाजत होंगे। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के अवामी इंतखाबात के पहले मरहले का अख्ताम हो चुका है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 9 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करके वाज़ेह बरतरी हासिल की है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 नशस्तें जीतने में कामयाब रही। ये नताइज न सिर्फ सियासी जमातों की अवामी मकबूलियत का इब्तदाई इशारा दे रहे हैं, बल्कि आने वाले 2 मराहिल के इंतखाबी मुहिम को भी मज़ीद दिलचस्प और सख्त मुकाबले की जानिब ले जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर मजबूरी तौर पे पोलिंग का अमल देखा जाए तो हुकूमत वक्त का ये कहना है कि जी पुरअमन अंदाज में इंतखाबी अमल और पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ, ताहम चंद मकामात पर झड़पों, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों और बेज़ाब्तगियों की शिकायत भी सामने आई। पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आड़े हाथों लिया है वहाँ की इंतज़ामिया को और कहा है कि जी ये जो इलेक्शन है पुरअमन नहीं हुए। इसके ऊपर चंद जिन मुतल्लिका इदारों ने कार्रवाई का आगाज़ किया, दूसरी जानिब अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाज़ हलकों में धांधली और इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात भी आयद किए हैं और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अवाम ने कारकर्दगी और एतमाद की बुनियाद पर फैसला दिया है। राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतखाबी नताइज को तस्लीम करना जमहूरी रवायत है, बेबुनियाद इल्ज़ामात सियासी शिकस्त को छुपाने की कोशिश है और अगर किसी जमात के पास शवाहिद मौजूद है तो उन्हें मुतल्लिका कानूनी फोरम्स पे पेश करे। नाज़रीन, पहले मरहले के नताइज सामने आने के बाद अब सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ गया है। बाकी 2 मराहिल के लिए तमाम बड़ी जमातों ने अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, अवामी राब्ता मुहिम और उम्मीदवारों की भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून अपनी बरतरी बरकरार रख सकेगी? क्या पीपल्स पार्टी अगले मराहिल में वापसी करेगी या आज़ाद कश्मीर के अवाम आने वाले मराहिल में भी यही सियासी रुझान बरकरार रखेंगे? इंतखाबी मंजरनामा किसी बड़े सियासी सरप्राइज़ की तरफ बढ़ रहा है, यही आज का टॉपिक है और अब हम चलेंगे, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है राना शहरयार साहब ने, एमपी हैं पंजाब से, मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, एमएनए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। जी शहरयार साहब, सबसे पहले तो ये बताएँ कि आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबी नताइज से क्या ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अवामी मैंडेट मिला है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहिबा। जी, कल अवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया है, अपना हक़ राय दही है जो उन्होंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उन्होंने बताया कि मीरपुर डिवीज़न के अंदर सबसे पॉपुलर जो जमात है वो मुस्लिम लीग नून है और आपने ख़ुद भी देखा कि तकरीबन 13 में से 9 जो सीट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून ने विन की हैं। जनरल इलेक्शन था, कुछ इक्का-दुक्का इश्यूज़ आए हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बड़े अच्छे तरीके से और आसान तरीके के साथ इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाया। अच्छा, लेकिन आपने बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी उनको काउंटर किया, अपने अपने दोनों ने व्यू पॉइंट्स रखे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो 9 नशस्तों पर कामयाबी के पीछे आपको लगता है कौन से सियासी, तंजीमी या अवामिल कार फरमा थे? जी, ये आप जानते हैं कि 2013 से लेके 18 तक जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के ऊपर फ़ाइज़ रहे, तो उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए इक़दामात किए और स्पेशली उसी टेन्योर के अंदर उन्होंने कश्मीर को भी उनका हक़ दिलवाया और कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट हुए। लेकिन बदकिस्मती से जब 2018 से लेके 23 तक हमारे ऊपर एक बंदा मुसल्लत कर दिया गया और उसी तरह उस सूबे कश्मीर के ऊपर भी किया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो डेवलपमेंट का एक तसलसल था वो रुक गया और लोगों ने उस चीज़ को जांचा और देखते रहे। फिर उसके बाद लोग अब जी-शऊर हो चुके हैं, उन्होंने देखा कि जब 2024 से लेके और आज तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वफ़ाक में और सूबे के अंदर गवर्नमेंट आई, तो सूबा पंजाब स्पेशली जिसमें इस टाइम सीएम हमारी बड़ी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं और जिस तरह दिन रात उन्होंने मेहनत करके, उनकी टीम ने मेहनत करके सूबे को एक बार फिर ज़ीरो से स्क्रैच से उठा के एक बार फिर उस लेवल
पे ले गई हैं कि लोगों को उनकी दहलीज के ऊपर जो है मेडिसिन मिल रही है, लोगों को फ्री ट्रांसपोर्टेशन दी जा रही है, लोगों को जो उनके दर्द का दावा किया जा रहा है। उन्होंने ऐसे सैकड़ों जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए कि जिससे लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा था। तो कश्मीर की आवाम ने भी जो कल फैसला मरीम नवाज की उस खिदमत का हक में सुनाया जो पिछले 2.5 साल से चल रही थी, और उन्हें पंजाब में तरक्की होते हुए देखते हुए जो है आगे बढ़ने का और पंजाब में तरक्की के साथ साथ मियां नवाज शरीफ की जमात के साथ चलने का फैसला किया। और ये आपके सामने है कि मीरपुर ने भी कल अपना फैसला सुनाया। सही। शाहिदा रहमानी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने आड़े हाथों लिया है वहाँ की इंतज़ामिया को, हुकूमत वक्त को। आप मुझे ये बताइएगा कि जो उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो धांधली के इल्ज़ामात हैं, क्या कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो इन दावों की तायीद करते हैं? क्या इसको किसी फोरम पे लेके जाया जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, कल का जो इलेक्शन है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन का मुतालबा भी किया, और आज भी हमारा जो कुछ कल हुआ इंतहाई अफसोसनाक। पीपल्स पार्टी का एक वर्कर शहीद हुआ, हमारे कई वर्कर जख्मी हुए, वहाँ फायरिंग का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ, गुंडागर्दी हुई, हमारे पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती निकाला गया, पोलिंग स्टेशंस पे कब्जे किए गए, बैलेट पेपर्स को जलाया गया। वो सारे हमारे पास एविडेंस है, जिसे लेकर आज हमारा डेलीगेशन चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है और अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह किया। यही एक आईनी और कानूनी तरीका होता है कि हमें जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़ाहिर है इस वक्त सारा जो इलेक्शन मैंने ऑर्गेनाइज करवाया वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में था, और जो कुछ भी इस तरह के वाक़यात हुए उसकी जिम्मेदार जो है वो वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन है। और अगर कल ये बौखलाए हुए ना होते तो इस तरह के वाक़यात ना होते। किसी एक की भी जान जाना, मैं समझती हूँ जिसके घर से जाती उसकी फैमिली से पूछें, उनके माँ बाप से पूछें, उनके बहन भाइयों से पूछें कि एक जवान अगर बच्चा घर से चला, उसका इस तरह से अगर पॉलिटिकल वर्कर है, सियासी वर्कर है, उसका ये जुर्म है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहा था, उनका ये जुर्म था। कल जितने भी जख्मी हुए हैं या पोलिंग एजेंट्स को जो ज़दपोब किया गया या उन्हें पोलिंग स्टेशन से निकाला गया, तो ये कोई जुर्म नहीं था। ये इलेक्शन जो है वो बिल्कुल पुरअमन तरीके से इंतहाई सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त के साथ होता है, और वोटर्स अंदर जाते हैं, अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं, और जब वो बैलेट बॉक्स खुलते हैं तो उस पर फैसला होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप पोलिंग स्टेशंस पे कब्जे कर लें, वहाँ गुंडागर्दी करें, वहाँ गुंडों को भेजा जाए और अपनी मर्जी का रिजल्ट हासिल करने के लिए मैं समझती हूँ कि ये इंतहाई घिनौना अमल है। और जो कि 2024 में भी आपको मालूम है कि PMLN के ऊपर ये दाग है कि वो फार्म 47 की पैदावार है। हम नहीं कहते, तमाम पॉलिटिकल जमातें कह रहे हैं और इसके प्रूफ्स हैं, और आज यही अमल को फिर दोहराया गया जो इंतहाई अफसोसनाक है। मैं समझती हूँ कि कौमी मफाद के खातिर PMLN के मफाद को तरजीह नहीं देना चाहिए था, कौमी मफाद को देना चाहिए था। जो भी रिजल्ट आता उसे सबको एक्सेप्ट करना होता। लेकिन जिस तरीके से कल जो कुछ वाक़यात हुए, पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, पोलिंग स्टेशन पे कब्जे हुए, हमारे पोलिंग एजेंट्स को मारा गया, शहीद तक कर दिया गया, तो ये जो है पुरतशद्दुद सियासत को हम हमेशा रद्द करते हैं, मुस्तरद करते हैं, और हम बिल्कुल अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए तमाम जहां तक हो सकेगा हम इदारों के पास जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे, हम अदालतों में जाएंगे। जी, अब शहरियार साहब, आपने बात सुनी शाहिदा साहिबा की भी, और कल राना सनाउल्लाह साहब और अमीर मकाम ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात को रद्द किया है, तो आप क्या समझते हैं कि किस बुनियाद पर उन्होंने मुस्तरद किया, और क्या जो दलाइल उन्होंने दिए हैं वो आवाम को या पीपल्स पार्टी को मुतमईन कर पाएंगे? जी साइमा, डॉक्टर साहिबा हमारी सीनियर भी हैं, बहनों की तरह हैं, बड़ा इनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। इन्होंने एक पूरी चार्जशीट जो है वफाकी गवर्नमेंट और साथ में इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दी है। देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम बाय करूंगा, लेकिन मैं एक एक करके इनकी चीज़ों को जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। मेरी बड़ी बहन ने कहा कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी नाअहली है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनकी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन तो इनकी है।
इनको कम अज़ कम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए कि वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है कैसे हुआ है। जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक बड़ा पुरअमन इलेक्शन हुआ है और इक्का दुक्का इशूज़ आए हैं। हाँ, जहाँ तक इन्होंने एक बात की है कि एक इनके वर्कर जो शहीद हुए हैं, हम उसको कंडेम भी करते हैं और उनके साथ जो है ज़ाहिर यकजहती भी करते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह खान साहब ने अपनी प्रेस टॉक के अंदर जो पहले फरमाया कि जिस तरह ये एक वहाँ पे फैमिली इशू चल रहा था 12-15 दिन पहले, जो दूसरा ग्रुप था उनके भी एक जो बड़े थे उनको भी जो है शहीद किया गया था और उसी के तनाज़ुर के अंदर ये भी इंसिडेंट हुआ है और ये बच्चा जो शहीद हुआ है। हमारी जो लीडरशिप है वो खुद इंशाल्लाह उस बच्चे के घर जाएगी, वहाँ पे जाके उनके साथ अफसोस भी करेगी। और जो दूसरी बात इन्होंने की कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो धींगा मुश्ती हुई है और ये सारी चीज़ें की गई है। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब इनसे लेना चाहता हूं कि LA10 का जो फुटेज परसों सारी रात चलती रही है, पटवारी साहिबान जो थे वो इनके कैंडिडेट के घर के अंदर बैठे मौजूद थे और थैले उनके पास थे। तो सबसे पहले उसकी इंक्वायरी कराएं, फिर उसके बाद जो क्रेडिबिलिटी है सिलेक्शन की उसको जो है डिस्कस किया जाए। ये बात वहां से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर आगे चलें। हाँ, आप जानती हैं कि GB का इलेक्शन हुआ, इनको अवाम ने मैंडेट दिया, हमने ओपन हार्टली जो उसको एक्सेप्ट किया और इनकी गवर्नमेंट को वहां पे वेलकम किया। अब जो अवाम फैसला दे रही है इन्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्टेंस के साथ साथ जो है इनको भी जो एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो यहाँ पे अवाम का फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में जा रहा है। अभी 2 डिवीजन पड़े हुए हैं, 2 फेजेस हैं, उसके अंदर ये अपना जोर लगाएं, मुस्लिम लीग सही। लगाएगी अपना अपना जी। मंशूर अवाम के आगे रखेंगे, जो अवाम फैसला दे इंशाल्लाह हम उसको लेके चलेंगे। शाहिदा साहिबा, क्या इलेक्शन कमीशन और मुतलका इदारों ने जो आप लोगों की शिकायत थी उन पर बर वक्त और गैर जानिबदाराना कार्रवाई की है, या आपको ये महसूस होता है कि मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी 2 राउंड्स रहते हैं इलेक्शन के। मैं MP साहब का जवाब देती चलूं कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन आप जानते हैं कि एज पर लॉ अब प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल हैंडलेस होता है, वो कोई नहीं कर सकता इलेक्शन के हवाले से काम, वो सारा इलेक्शन कमीशन जो है वो हैंड ओवर करता है। और ये वहाँ है कि प्राइम मिनिस्टर होता है लेकिन वो बिल्कुल भी उसको पार्टिसिपेट या किसी तरह इंटरफेयर नहीं कर सकता। नंबर 2, विफाकी हुकूमत जो है वो डायरेक्ट हैंडल कर रही होती है थ्रू द इलेक्शन कमीशन। नंबर 3, आपने कहा कि जी जिस तरीके से आपने कहा कि किस तरह से आप खुद देखें कि 15-20 क्या इलेक्शन रूल्स में ये मौजूद हैं कि विफाकी वुज़रा आकर अपने तमाम तर वसाइल को विफाक के वहां पर ड्यूरिंग द इलेक्शन इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा होता है जिस दिन इलेक्शन डेट अनाउंस होती है तमाम तबादले, ट्रांसफर, तमाम फंडिंग, डेवलपमेंट वर्क सब कुछ रुक जाता है, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि वो बसें जो लाई गई 2 दिन इलेक्शन से 1 दिन पहले वो मुल्तान के लिए रखी गई थी और वो अचानक जो है 10 बसों का तोहफा दिया। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो इक़दामात हैं ये इलेक्शन के अमल को गैर मुनसिफाना, गैर शफाफ बनाते हैं और यही वजह है कि ये इलेक्शन डे बाय डे मुतनाज़ा बनता गया और अब जो है वो बिल्कुल खुलकर सामने आया कि जो कुछ विफाक ने अपने तमाम तर वसाइल को और वुज़रा की एक बड़ी खेप वहां क्या कर रही थी, क्यों बैठ रही थी। देखिए, असल चीज तो ये है कि आपने अगर शफाफ बनाना है तो आप बिल्कुल इलेक्शन, आपको पता था कि कश्मीर में होने वाला है, आप ये बसें 1 साल पहले भी दे सकते थे, आप ये डेवलपमेंट काम 1 साल पहले भी करा सकते थे, 6 महीने पहले भी करा सकते थे, क्योंकि इलेक्शन तो आपको पता है कि ये पता था कि ये मुद्दत असेंबली पूरी करेगी और इलेक्शन होंगे, डेट भी आपको मालूम थी। लेकिन ड्यूरिंग द इलेक्शन इन तमाम चीजों को पहुंचाना ये इलेक्शन के अमल पर सवालिया निशान है और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ड्यूरिंग द इलेक्शन भी आफ्टर द इलेक्शन भी अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को, ख़दशात को जो आईनी और कानूनी तरीका है उसके थ्रू इलेक्शन कमीशन को भेजती रही है और भेज भी रही है और आज हमने मुलाकात भी की है। अच्छा शहरियार साहब, क्या मुस्लिम लीग नून जो है अपनी मौजूदा बर्तरी को बाकी 2 मराहिल में भी आपको लगता है बरकरार रख सकेगी, या अपोजिशन जमातें जो हैं सख्त मुकाबला देंगी, कांटेदार मुकाबले का इम्कान है?
जी सैमा, बेसिकली जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है ये अवाम की जो है उसी का राइट होता है। हम लोगों ने अपना मंशूर, अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने पहले भी रखी है और अब भी रख रहे हैं। हाँ, नो डाउट एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड बड़ा पॉजिटिव चल रहा है। मैं मुजफ्फराबाद डिवीजन के इलेक्शन के अंदर खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं जमात की तरफ से रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे है, हम लोग जो उनका इलेक्शन सेल है उसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो जो अवामी एक मैंडेट है वो का झुकाव जो है, जो हवा है, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। तो इंशाल्लाह ये अब जब 2 अगस्त का ये सेकंड फेज होगा तो उसमें अवाम का ट्रेंड जो है वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो जिस तरह मीरपुर के अंदर मुस्लिम लीग नून के हक में आया है तो इंशाल्लाह इस बार भी मुस्लिम लीग नून के हक में आएगा। जी शाहिदा साहिबा, अब पहले मरहले के नताइज आने के बाद बाकी 2 मराहिल जो हैं वो अभी बाकी हैं। क्या इंतखाबी हिकमत अमली जो है पीपल्स पार्टी की उसमें तब्दीलियां की जाएंगी? अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए क्या नए सियासी इकदाम किए जाएंगे? क्या अवामी राब्ता मुहिम की स्ट्रैटेजी को चेंज की जाएगी? देखिए, अभी भी पीपल्स पार्टी ने भरपूर कैंपेन चलाई। तमाम तजिया निगार कह रहे थे कि सबसे ज्यादा बेहतरीन कैंपेन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी। अवाम उनको सुन भी रहे थे, उनके जलसे में भी आ रहे थे, वो अवाम के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड थे। और यही वजह थी कि कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा वोट दिए हैं। और ये अलग बात है कि जो कुछ कल हुआ धांधली, उसको हम तस्लीम नहीं करते। और इसी तरीके से आप देखिएगा कि सेकंड मरहले में भी पीपल्स पार्टी के वर्कर अपने वोट की हिफाजत करेंगे। अब हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि ठीक है, आप मारें, आपका काम है लोगों की जान लेना, आपका काम है पोलिंग स्टेशन पे कब्जा करना, आपका काम है बैलेट पेपर को चुराना, आप फार्म 47 की पैदावार हैं, हम भी आप उसकी उसी तरह हिफाजत करेंगे कि ठीक है, आप कितने वर्कर्स को मार सकते हैं, आप मारें। हम अपने बैलेट पेपर को, पोलिंग स्टेशन को जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह कल आपने हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाला, आपने पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किया। अब अगर ताकत आप चाहते हैं तो फिर ताकत का इस्तेमाल ताकत से ही होगा। सही। शहरियार साहब, अब क्या मौजूदा इंतखाबी नताइज जो हैं, जैसे कि अब पहले मरहले के आ चुके हैं, आज़ाद कश्मीर में कोई नई सियासी सफबंदी को अगर हम देखें या मुमकिन इत्तेहादों की बुनियाद भी बन सकते हैं? जी, इससे पहले मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ अपनी सिस्टर को, शायद डॉक्टर साहिबा को। उन्होंने कहा कि फार्म 47 की ये पैदावार है। देखें, मसला ये है कि अगर हम फार्म 47 के हैं तो इसी फार्म 47 के से इनके प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, इसी फार्म 47 से इनके जो है चेयरमैन सेनेट बैठे हुए हैं, इसी फार्म 47 से इनके जो डिप्टी स्पीकर पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, इसी फार्म 47 से इनके जो सूबों के अंदर गवर्नर्स बैठे हुए विराजमान हैं। तो कम से कम इन्हें देखना चाहिए कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ठीक है, सियासी नारे होते हैं, सियासी नारों के मुताबिक चलना चाहिए। और ये मैंने पहले भी आपसे यहाँ पे दरख्वास्त की कि एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, ये खुद देख रहे हैं वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो ये जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इनके हक में बात की है, अगर इलेक्शन कमीशन हमारे हक में बात करती तो हमारा तो डिमांड ये थी कि LA-10 का जो है इलेक्शन को उस टाइम तक रोका जाए जब तक इंक्वायरी करके रिपोर्ट ना आ जाए। उन्होंने हमारी बात तो मानी नहीं। आप जो है मैं ना मानू वाली बात कर रहे हैं। पहले तो आप उसको LA-10 वाली बात करें ना, कि उस रात जो फुटेज चली है और सारे सबूत भी हैं, वहां से आगे चलें तो फिर अगली तरफ आए। हाँ, ये अब आप एक जो जाती लोगों की अपनी लड़ाई है उसको आप लोग इस सियासत के अंदर लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वहां पे सियासत की जो भेंट, वो बच्चा शहीद हुआ है, वो उनकी जाती लड़ाई है। हम लोग पहले भी कह चुके हैं और बल्कि हम कंटेम्प्ट भी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को आपने अगर एप्लीकेशन दे दी है तो वो इंक्वायर करेगा, इंक्वायर करके बता देगा। तो अल्टीमेटली आपको कम से कम ये भी देखना चाहिए कि जो हालात चाह रहे हैं और जिस तरह हालात चाह रहे हैं उसके मुताबिक जो है रिएक्ट करना चाहिए। जहां तक सैमा आपने क्वेश्चन किया, जी बिल्कुल, ये डे टू डे एक्टिविटी होती है, आली बेसिस के ऊपर होती है। इलेक्शन चल रहा है, इसके अंदर नई सियासी संबंधियां भी होती हैं और नए मंशूर भी आते हैं। लोगों के साथ जो है नई तरीके के साथ उनके साथ इंटरेक्ट भी किया जाता है। तो बिल्कुल हम लोग, ये एक चेस की गेम है, एक शतरंज की गेम है। तो जिस तरफ जो हालात होंगे उसके मुताबिक हम लोग रिएक्ट करेंगे इंशाल्लाह। शाहिदा साहिबा, अब आगे भी अब इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा चैलेंज है जो बाकी के 2 मराहिल हैं। अगर इनमें भी यही सियासी रुझान बरकरार रहा तो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मुमकिन मंजरनामा क्या होगा और इसके फिर पाकिस्तान की कौमी सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं रिस्पॉन्स करूंगी जो हमारे एमपी साहब ने कहा। देखें, बिल्कुल अगर कहीं LA 10 में या कहीं पर भी इस तरह का है, हम तो कहते हैं हर जगह इंक्वायरी होनी चाहिए, हर जगह शफाफ होना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि ये इल्जाम है या हकीकत है, क्योंकि आजकल सारी चीजें आपको पता है कि AI का दौर है, किस तरह बन रहा है। लेकिन हम तो उसको भी कहते हैं कि बिल्कुल इंक्वायर करें, हमें किसी किस्म का एतराज नहीं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, आवाम की राय का एहतराम किया जाए। अगर आपने धोम जबरदस्ती की, और कश्मीर के हालात देखें पहले ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हम नहीं चाहते कि कश्मीर के हालात को खराब किया जाए, मुल्क के हालात को खराब किया जाए। हमने पहले ही मुल्क की सलामती के लिए, जमहूरियत के मुस्तहकम होने के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए PMLN को सपोर्ट किया। हमने कोई इनके साथ कैबिनेट में बैठ के किसी भी फैसला साजी का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल जो आईनी ओहदे हैं हमारे पास हैं, जैसे ही हम समझेंगे उसे भी वापस कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी किसी हुकूमत का हम हिस्सा बने जो कि सिर्फ नून लीग के मफाद को तरजीह दे, जिसके लिए मुल्की मफाद उसको बिल्कुल भी उसको तरजीह ना दे। अगर मुल्की मफाद नहीं और आप पॉलिटिकल जमातों को साथ लेकर नहीं चल सकते, तो इससे बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठें। और हमें इस तरह जो कुछ हो रहा है वो मैं समझती हूँ कि नेक्स्ट जो राउंड है उसमें नहीं दोहराना चाहिए। अगर इसको दोहराया गया तो इससे मुल्क को और जमहूरियत को खतरा होगा। जी, जाते जाते शहजाद साहब, क्या चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए कि शफाफ, पुरअमन और काबिल कबूल इंतखाबात यकीनी बन सकेंगे जो सबको काबिल कबूल हों? वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सफारतकारी एक बार फिर खित्ते की सियासत के मरकज़ में दिखाई दे रही है। एक तरफ कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का अहम दौरा पाकिस्तान दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई जहत देने जा रहा है, तो दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा शुरू होने वाले मुज़ाकरात ने पूरे मशरिक़ वस्ता की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल को नई बहस का मौजू बना दिया है। नाज़रीन, कुवैत के वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफाई ताउन और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के है। दोनों ममालिक के दरमियान ऐसे मुआहिदों पर पेश रफ्त की तवक्को है जो न सिर्फ इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत करेंगे बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात को भी फ़रोग़ देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और कुवैत की क़यादत में इस बात पर भी मुत्तफ़िक दिखाई देती है कि बाहमी शराकत दारी को मज़ीद वसअत दी जाए और नए मौक़े से फ़ायदा उठाया जाए। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान सफ़ारती राब्तों की बहाली और मुज़ाकरात की नई कोशिशें आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। अगरचे फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ में अब भी नुमायाँ इख्तलाफ मौजूद है, ताहम सालसी की कोशिशों के ज़रिए कशीदगी कम करने, आबनाए हरमज़ में इस्तेहकाम पैदा करने और खित्ते में अमन की राह हमवार करने की कोशिशें जारी हैं। यही मुज़ाकरात आलमी मईशत, तेल की कीमतों और मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल पर भी गहरे असरात मुरतब कर सकती हैं। नाज़रीन, इसी सिलसिले में हमें अभी ज्वाइन किया है अब्दुल बासित साहब हैं और उनके साथ रिजवान नसीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। जी बासित साहब, ये बताइएगा कि कुवैत जो है उसके उनके वज़ीर ख़ारजा का जो है पाकिस्तान की दौरा है, इससे पहले हमने देखा कि कुवैत भी कुछ हमसे स्ट्रेटिजिक हेल्प भी चाह रहा था, कुछ शेल्टर भी चाह रहा था पाकिस्तान से, और अब दोबारा से ईरान अमरीका भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आ चुके हैं। दोबारा से दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं। ये जो ख़ास तौर पे कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का दौरा है, ये इसकी क्या अहमियत है और आपको क्या लगता है कि किन किन एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान के ख़ित्ते के ममालिक बिलख़ुसूस जब हम मशरिक़ वस्ता की बात करते हैं तो सब ममालिक के साथ
ताल्लुकात की एक अपनी नौयत रही है और मोस्टली जो ममालिक हैं उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और कुवैत पर्टिकुलरली जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था उस दौर से बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात रहे और वो उन ताल्लुकात की बिना पर ज़ाहिर है कि मुश्तरका स्टैंस भी रहा और सारे मामलात। तो पाकिस्तान की एक लंबी स्टैंडिंग है ख़ित्ते के ममालिक के साथ। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये इस पिछले वीक से जो सूरत हाल बनी है, सीज़ फायर कभी होता है कभी टूटता है और अब दोबारा से जो हुर्मुज़ की सूरत हाल है और उसमें फिर जब ट्रंप ने ये कहा कि हम जहन्नम बना देंगे और इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद फिर जो अटैक्स हुए हैं, उन अटैक्स में ज़ाहिर है जो पिछले जितने अरसे से ये वॉर चल रही है उसमें हमने देखा कि जो अमेरिका के अड्डे मुख्तलिफ ममालिक में हैं वहाँ से अटैक्स होते रहे और फिर ईरान भी उसको रिटेलिएट करता रहा। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात और इस ताज़ा तरीन सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का विज़िट, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि कुवैत ये चाहेगा कि इस जंग के अंदर जो सूरत हाल है उसमें उस पर हमलों में कोई कमी की सूरत हाल बन सके। और इसी तरह इसको अगर हम साथ साथ ये देखें कि जो यमन के हौसियों की तरफ से सऊदी अरब पर जो अटैक्स हैं, उन अटैक्स की इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान पर क्या हैं। पाकिस्तान एक रिवाइव्ड मुआहदे का हिस्सा है सऊदी अरब के साथ और उसको पाकिस्तान ने अब पॉजिटिवली इस तरह इस्तेमाल किया कि जब ईरान, अमेरिका और इसराइल ईरान की जंग थी, उस जंग के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान का एक रोल पॉजिटिव ये रहा कि सऊदी अरब ने कंस्ट्रेंट शो किया और वो कंस्ट्रेंट अब जाहिर है कि शायद उसको सस्टेन करना कुछ लॉन्गर अरसे के लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। इस सारे सूरत हाल में हम देखते हैं कि कुवैत का ज़्यादातर जो इस वक्त इंटरेस्ट है और उसके वज़ीर ख़ारजा का दौरा अहमियत का हामिल है कि वो चाहेगा कि इसमें पाकिस्तान क्या मुस्बत रोल अदा कर सकता है। और दूसरी तरफ जो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पर प्रेशर आएगा हौसियों के हमले और यमन की तरफ से, उस प्रेशर को एक अंदाज से भी उसको इम्पटस देने का भी एक तरीका हो सकता है। कुवैत के अपने जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रहे हैं और हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, चूँकि इस वक्त कुवैत और सऊदी अरब ज़ाहिर है कि एक तरफ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान जो है वो अपनी गैर जानिबदार सूरत हाल को इस हद तक मेंटेन रखने की एक तनी हुई तार के ऊपर, धागे के ऊपर चलते हुए ये कोशिश करता है कि अमेरिका के साथ भी इस हद तक ताल्लुकात जो बहुत शुरू से हैं मेंटेन रहें, लेकिन ईरान के साथ भी मेंटेन रहें ताकि ये जो सालिसी का किरदार पाकिस्तान ने तारीख़ी तौर पर अदा किया है और करना चाह रहा है उसको बरकरार रख सके। तो गोया एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि किन किन शोबों में कोलैबोरेशन हो सकती है? अमली तौर पे भी कुछ फ़वाइद होंगे, कोई सरमायाकारी, तवानाई या जैसे होते अफरादी क़ुव्वत के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनके अंदर भी कुछ कोलैबोरेशन मुतवक्के है? जी वो तो जाहिर सी बात है, दो ममालिक जब इनके ताल्लुकात होते हैं, लेकिन एक होता है जो चीज़ें ओवरशैडोड कर देती हैं। वैसे तो जाहिर है कि जो कुवैत की मईशत है वो भी ऑयल बेस्ड है और अगर ऑयल को वो जो हमारे पास हुर्मुज़ के अलावा मंदब का जो रास्ता है उसको भी अब प्रेशर पे आ रहा है, तो इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है जो तवानाई का क्राइसिस है उस सिलसिले में, और पाकिस्तान में बहुत सारे ओपनिंग्स इस वक्त ऐसे फील्ड हैं जिनमें एक्सप्लोरेशन के साथ साथ मिनरल्स के हवाले से और पीपल टू पीपल ताल्लुकात के हवाले से, और पाकिस्तान को इस वक्त अपनी फाइनेंशियल जो ताल्लुकात हैं उनमें भी एक रीशेपिंग के मरहले से गुजर रहा है, जिसमें एक UAE के साथ जो हमारे ताल्लुकात की नौयत है और उसको जिस तरह से हमने जो उन्होंने यहाँ पैसे अपने रखवाए हुए थे उनको वापस करने की तरफ हम गए हैं। और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि उसको एक फ़ाइनेंशियल क्राइसिस भी है और पाकिस्तान का इंटरेस्ट इस वक्त ये भी है बाकी पूरी दुनिया की तरह कि रोज़ के हिसाब से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो उनकी एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट हो रही है, जिससे ज़ाहिर है माशी तौर पर सारी एक्टिविटी पर एक असर आता है। लेकिन इसमें ये एक बहरहाल इम्पॉर्टेंट नुकता है कि पाकिस्तान सेंट्रल प्लेस पर होने के बावस्फ़
वो जो जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया, उसको शायद बाकी मामलात में उस तरह से यूटिलाइज करने में शायद उतना कामयाब नहीं कैपिटलाइज नहीं कर सका ना। ख़ास तौर पे मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि इतना अहम रोल अदा किया है अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी, चाइना के साथ हमारे देर ताल्लुकात हैं, बट जहाँ तक इन टर्म्स ऑफ MOUs भी साइन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन या अगर हम FDIs की बात करें, कोई इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हमें नहीं मिल सकी। तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि हमें इस एंगल से भी सोचना चाहिए कि कुछ माशी इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऐसे किए जाएँ या कुछ उसमें भी बेहतरी की सूरत और गुंजाइश निकाली जाए? यकीनन इसकी तो शायद पहले से की निस्बत आज बहुत ज़्यादा, लेकिन आज हम बेहतर पोजीशन में, क्या आज हम मुझे लगता है ऐसा कर सकते हैं? जी बेहतर पोजीशन में हैं, लेकिन जो हमें ट्रैक रिकॉर्ड नज़र आता है उसके लिए मैं चूँकि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का और तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान जिस ज़माने में अमेरिका के साथ बाकायदा दिफाई मुआहदों में था, वो सीटो और सेंटो के ज़माने की बात भी, उस वक्त भी हम कुछ चीज़ें खुद एज्यूम कर लेते थे। यानी अच्छा वो जो हमारे कोट एंड कोट जो दोस्त ममालिक होते हैं, वो हमें इस बात पर एपेटाइज करते हैं कि हम इस तरह से एज्यूम कर लें। मैं मिसाल ये देना चाह रहा हूँ कि हम ये समझते थे कि ये दिफाई मुआहदों में जाकर हम इंडिया के साथ जब हमें कोई थ्रेट होगा तो हमें उसका फ़ायदा होगा। ये हमारी एजम्पशन थी, और उस वक्त अमेरिकन ब्लॉक ने हमें ये एजम्पशन एज्यूम करने में मदद की। लेकिन जब भी आप देखते हैं कि कोई मुश्किल वक्त आता है, वो 65 की जंग हो और फिर 71 की जंग हो, कोई भी सूरत हाल हो, किसी भी वक्त इंडिया के साथ हमारा स्टैंड ऑफ होता है किसी भी शक्ल में, तो अमेरिका से और वेस्टर्न ब्लॉक से हमें उस तरह की तवक्कुआत पूरी होती नज़र नहीं आई हैं। मैं ये तारीख़ का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि अब भी जिस वक्त तो दो ममालिक को ज़रूरत होती है, पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि अफ़गान जिहाद के ज़माने में और वार अगेंस्ट टेरर के ज़माने में बहुत खुलकर साथ दिया है आलमी जो कुव्वतें थी उनकी, लेकिन उसको आज अगर हम बैठ के एनालिसिस करते हैं तो बिलखुसूस ये वॉर अगेंस्ट टेरर और उसके बाद की सूरत हाल में तो हमारा जो कोलैटरल डैमेज के नाम पर और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ था, उसको तो किसी ने वो जो है ना वो पूरा नहीं किया। बल्कि इसमें एक और बहुत अहम पहलू ये है कि जब हम अभी भी ये कहते हैं कि जी जो इंडिया है वो एक आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है, उसका कोई प्रोपेगेंडा कुछ भी, जो उनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी होते थे, फिर संदूर 1 संदूर 2 को भी सुनते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कामयाब हो जाता है अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन करने में। अगर आप देखें तो बाकी भी जगह पे उनके वो अगर इकनॉमिक फ़वाइद देखें तो वो लेने में कामयाब रहे हैं समहाउ। तो इसमें कहाँ पाकिस्तान को भी अब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरी है, कुछ टैंजिबल फॉर्म्स में भी कुछ फ़ायदे हासिल करने चाहिए, क्योंकि लफाजी में और तारीफ़ में तो बिल्कुल वाह वाह हो रही है पूरी दुनिया में, सब कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन जब आप कोई वो कहते हैं ना टेंजिबल रिजल्ट की बात आती है तो समहाउ इतना हमारे पास नंबर्स नहीं है टू सपोर्ट आर स्टैंड्स। जी उसमें मैं समझता हूँ कि एक तो ज़ाहिर है कि हम बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि इस बात को जो पॉलिसी जहाँ पर बन रही है उस को भी एक एडवाइजरी की शक्ल मिले। लेकिन अहम बात यह है कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम जब हम इंडिया का कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो वो ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसी का जी कंटिन्यूएशन उसका फुकदान रहा है हमारे यहाँ। यानी अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात करें या मिलिट्री रूल की बात करें, दोनों में जो हमारी सस्टेनेबिलिटी होती है, अगर किसी भी रुख पर एक सफ़र इख्तियार किया जा रहा होता है, उस सफ़र को अगर जारी रखा जाए तो कहा जाते हैं ना चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर आप बार बार यानी तरक्की माकूस की तरफ जाएं या डेवलपमेंट माकूस की तरफ जाएं, यानी एक तरफ आप जाते जाते चेंज कर लें। एक ज़माने में हमारी पॉलिसी ज़ाहिर है कि मुजाहिदीन को सपोर्ट करने की रही है और फिर वॉर अगेंस्ट टेरर में हम उन्हीं को दहशतगर्द और तालिबान के साथ डील करते रहे, फिर दरमियान में फिर हम करीब गए, ये चूँकि सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। फिर अभी हमारी एक जो सावर सिचुएशन है अफगानिस्तान के साथ भी, इसका असर बाकी ममालिक से हमारी डील पर भी पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है, पाकिस्तान को इतना अरसा हो गया है, इतने तजर्बात हो चुके हैं, और आपने बजा तौर पर कहा कि इस वक्त एक बेहतर पोजीशन में बज़ाहिर नज़र आता है। उसको अब इसको ऐसे इसको ट्रांसफॉर्म करना उस रियलिटी में जिससे ख़ित्ते में पाकिस्तान की असल जो फाइनेंशियल सूरत हाल है वो इम्प्रूव हो, तो उसकी तरफ अभी मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी सफ़र करने की ज़रूरत है और उसके लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब होना ये चाहिए कि सिंपल इसको गिव एंड टेक होना चाहिए। आप किसी को फ़ायदा दे रहे हैं,
आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आना चाहिए। और उसके लिए इंटरनली भी हमें बहुत एक दूसरों के साथ जो हमारे अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं, उन सब का एक पेज पर होना, कम से कम जो पाकिस्तान के बुनियादी कोर इश्यूज़ हैं उन पर, ये बहुत अहम है। दुनिया में जहां हम इस वक्त सालिसी की बात करते हैं, उस वक्त इंटरनल भी जहां जहां पर कोई इश्यूज़ हैं उसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ताकि एक मजबूत यकजा पाकिस्तान बैरूनी ममालिक के साथ बेहतर तरीके से निगोशिएट करके ज़्यादा फ़वायद हासिल कर सकता है, और रीजन में जो सूरत हाल है उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें ये जो कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का दौरा है उसमें भी ये देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त अगर कुवैत को थ्रेट है और उस थ्रेट के साथ साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, तो इसमें एक प्रॉपर गिव एंड टेक नज़र आना चाहिए। जो अभी तक की हमें जो सेंट्रल पोजीशन के बावजूद बस मुख्तलिफ ममालिक से सॉन्ग्स बन रहे हैं, हेडलाइंस पूरी दुनिया में चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि जो एक आम आदमी की ज़िंदगी है उसमें उस पर यानी नेगेटिवली इम्पैक्ट आ रहा है, पॉजिटिवली नहीं। अच्छा, दूसरा ये आप देखें जो हमारे खलीजी ममालिक से ताल्लुकात हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो कहते हैं ना कि दांतों के बीच में जैसे ज़ुबान होती है, अब ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी, अब खलीजी ममालिक के साथ भी जो हमारे बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, ये इक्विलिब्रियम क्या बैलेंस कर सकेगा पाकिस्तान? और बहुत मोहतात रवैया भी रखना होगा, क्योंकि अब जब डायरेक्ट यूक्रेन के ऊपर जब ईरान ने इल्ज़ाम भी लगाया है, तो डायरेक्ट भी अगर ये वॉर अल्लाह ना करे बढ़ती है, तो फिर डायरेक्ट भी ईरान की तरफ से दोबारा से हमले स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इक्विलिब्रियम किस तरीके से मैनेज करेंगे? असल में मैंने पहले ही आपको बताया कि तनी हुई रस्सी पर चलते हुए पाकिस्तान ने अपने इस 80 साल के लगभग का जो दौर है उसमें हमेशा से ये पोजीशन रही है। और बिलखुसूस जब चाइना एक एंटिटी के तौर पर उभरा और पाकिस्तान का चाइना और अमेरिका के दरमियान विंडो बनना और वो सारे के बावजूद, लेकिन मफादात हमेशा से दोनों के मुख्तलिफ रहे हैं। चाइना और अमेरिका के दरमियान भी ताल्लुकात को मेंटेन रखना ये यूएसी लाने के मुतरादिफ था, और उसको पाकिस्तान ने समहाउ मेंटेन रखा है। और अब ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल इसलिए बन गई है कि मुस्लिम ममालिक, ज़ाहिर है कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से कोई बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान के दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अब जैसे हमने इस वक्त खित्ते का जिक्र करते हुए यूएई के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर चले आए हैं बाज़ाहिर, लेकिन जब से ज़ाहिर है कि गवादर डेवलप होना शुरू हुआ, उस गवादर की डेवलपमेंट के साथ एक तरफ तो हमें चाबहार डेवलप होता हुआ नज़र आया, दूसरी तरफ से ज़ाहिर है कि दुबई का जो एमिरेट्स का जो इंटरेस्ट था उसकी जो क्लैश नज़र आया, तो फिर उस वक्त से थोड़ी सी तब्दीली आना शुरू हुई थी जो वाज़े होकर सामने आई इस ईरान अमेरिका इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान। और उसमें अब मुझे लगता है कि एक अहम बात यह है कि अब दुनिया में खित्ते में एक नई ये रीशेप्ड मिडल ईस्ट होगा, और वो रीशेप्ड मिडल ईस्ट पूरी दुनिया पर असरअंदाज होगा। पाकिस्तान को भी इस वक्त अपनी खारजा पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत रहेगी। सही। अच्छा, अब ये जो ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात दोबारा खित्ते में जारी हो गए हैं, इसको आप किस तरफ अब जाता देख रहे हैं? मुस्बत कदम है? कौन से पॉइंट्स हैं अब जिनको डिस्कस करें? क्योंकि मुज़ाकरात का तो एक तवील सिलसिला चलता है, उसके बाद फिर मतलब वो महीना भी नहीं पूरा हुआ जो पिछली दफ़ा बहुत तारीख़ी जो मुआहदे हुए। तो अब के इन मुज़ाकरात को किस नज़र से देख रहे हैं आप? मैं एक यानी जो मैं तज्ज़िया इसका पेश करूं तो वो ये कि मुझे लगता है कि ट्रंप के लिए इस जंग को जारी रखना अब उसकी एक ज़रूरत और स्ट्रेटजी है। ओके। मुझे ऐसा लगता है क्या कि वो रख पाएंगे? क्या उनके रिसोर्सेज इतने हैं? क्योंकि पहले भी आप देखें जो ये 10-11 दिन की जंग थी, उन्होंने कहा कि जी सिर्फ 40% हमने अपने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं। तो आप मुझे बताएं कि जो बाकी 60 या 70% हैं उनसे वो कितने दिन की जंग लड़ सकते हैं? जी, ये ऐसा ही है जैसे हमने देखा कि यूक्रेन का इशू वो काफ़ी अरसे से अब चल रहा है ना जी, और ये इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि यानी फुल फ्लेज स्केल की बजाय ये इसी तरह से जो है ना स्केमिशेस जिनके जो है ना वो चलते रहेंगे। और उसमें इसको अगर हम एक मिसाल के तौर पर लें तो जैसे एक यानी चिकन फाइट जिसे कहा जाता है कि हर कोई अपने अपने कुछ दावे भी कर रहा है, अटैक्स भी कर रहा है। ईरान और अमेरिका की अगर हम बात करें
लेकिन फुल फ्लेज उस पर जाना नहीं चाहता, एक विंडो भी ओपन रखना चाहते हैं। इस सही। वक्त असल मसला ये है कि ईरान का जो पिछले 2-3 दिन पहले कालीबाफ का बयान था, उन्होंने कहा कि अगर हमारे टैंकर नहीं गुजरेंगे तो फिर कहीं से किसी के भी टैंकर नहीं गुजरेंगे। ये उसी कॉन्टैक्ट में अगर आप देखें तो हौसियों के अटैक, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि कुवैत पर भी, जॉर्डन पर भी और बहरीन पर भी जिन अड्डों से ईरान के ख्याल में अटैक हुए थे वहाँ पर अटैक्स। तो इसलिए ईरान तो अभी नाउ और नेवर की पोजीशन में है, वो तो अपना सब कुछ तज चुका है, लिहाजा वो अपनी उस स्ट्रेटेजिक हॉर्मुज़ पर अपनी जो उसका ख्याल है कि ये मैं ही इस पे तय करूँगा कौन गुजरेगा, और अमेरिका उसको चैलेंज कर रहा है। इसका असर पूरे खित्ते पर पड़ रहा है। मुझे लगता है कि कोई बहुत जल्दी मुकम्मल जो है ना पीस उसको मेंटेन होता तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। लेकिन दोनों ममालिक इसको फुल स्केल वॉर पर भी ले जाना नहीं चाह रहे। इसकी मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि जो अमेरिका के अटैक्स हैं अभी रिसेंट अटैक्स ईरान के अंदर, उसके मुख्तलिफ शहरों के अंदर, उसमें जो तेल की तनसीबात हैं उन पर अटैक नहीं किया गया है। बिल्कुल अटैक किया गया है जो आवाम के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बिजली का है, स्कूल भी कम्युनिकेशन का है, स्कूल्स हैं, उन पर अटैक किया गया है। यानी एक तो ये बताना है कि हम जहाँ भी चाहें अटैक कर सकते हैं, दूसरा थोड़ा सा कंस्ट्रेंट भी, यानी ऐसे पिन पॉइंट करके चीज़ों को करना। तो ये इस वक्त नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अगेन इसमें एक अहम रोल अदा कर रहा है, कर सकता है, करेगा भी, लेकिन कोई ऐसी कुव्वत नाफिजा नज़र नहीं आ रही बिल्कुल कि जो मुआहदे ये लोग जिस नतीजे पर पहुंचते हैं उसको सस्टेन करने के लिए, ये तो अब ईरान के अंदर पासदारान इनकलाब और अमेरिका के अंदर पेंटागन और ये इन लोगों ने तय करना है कि वो दुनिया को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आने वाले कल की सुबह आज के दिन से बेहतर होगी। साइमा सुखेरा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।